ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 cos of sin x, ये है मान लिया क्वेश्चन। तो चालू किया, दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक एक्सपेंड किया हमने। ठीक है, क्यों? ठीक है, ये तो बेसिकली मेरे को पता है कि कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। मान लिया हमने पहले 2 टर्म एक्सपेंड किए, फिर आगे तक गए, अगर वो कैंसिल हो गए तो फिर तीसरा भी एक्सपेंड कर लिया, फोर्थ भी एक्सपेंड कर लिया, जितने कैंसिल होते ना यहाँ पे वापस आके हम उसको लिखते रहे। अब मेरे को तो पता है कि इतने कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ तक लिखा है। प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल -2 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस। अब ये 0 को जा रहा है क्या? हाँ। तो देखो, अगर इस तरह के टर्म है कि ये 1 माइनस कॉस ए लिखा है और ए 0 को भी जा रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म में भी है, तो इसको तो हम जो पहले वाला शॉर्टकट है उससे करेंगे तो बढ़िया। एक्सपेंशन वगैरह करने की बजाय इसको तो हम सीधा क्या रखते हैं, ए स्क्वायर बाई 2। एंड ऐसे ही यहाँ पे ई रेज टू पावर ए माइनस 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए से। तो इसको भी हटा के हमने क्या लिख दिया, ए। ये आ गया। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब देखो 1 और 1 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, प्लस का x और माइनस का x ये आपस में कैंसिल हो गया। ये देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलके कितना हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर कैंसिल। यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर ये आपस में कैंसिल। ये हो गया एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 24, ये भी एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 24, तो मिलके कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 12, ये बचा। तो मेरे को तो पहले ही पता था इतना कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आई स्टॉप हियर, या फिर आई एक्सटेंडेड टिल हियर। अब नीचे साइन स्क्वायर एक्स को, फिर वही चीज़ें, ये प्रोडक्ट में है, साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो साइन हटा दिया, तो ये भी कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये भी एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4 कैंसिल, 2 एंड 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 12 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1/6। सो दिस विल बी द नेट आंसर। ये हमारा नेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे क्वेश्चंस करते हैं लिमिट्स में। क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना तो मैनिपुलेट कर लेते हैं, ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इस 1 प्लस एक्स को आगे ले सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ऐसे हो गया 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स, ये तो ये वाला टर्म हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर नीचे एक्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर एक्स 0 को जा रहा है तो लॉग को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो कर लिया। दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 प्लस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2,
अच्छा, हमने ये बोला था कि जितने टर्म हमें चाहिए एक्सपेंशन करते समय, उससे अगर हमने 2-4 टर्म फालतू लिख लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तब तो आंसर जो फालतू टर्म लिख लिया उसका कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं, आंसर उतना ही आएगा। बट अगर हमने 1-2 टर्म कम लिखा तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर एक्स 0 को जा रहा है एंड नीचे एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब का टर्म अगर मैं लिखूं तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर बिल्कुल अलग ले जाएं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक्स बचेगा जो 0 पर चला जाएगा। उसका मतलब क्या है कि भले ही कैंसिल हो या ना हो, अगर मेरे को यहां दिख रहा है कि इफेक्टिव पावर 2 है तो न्यूमरेटर में मेरे को 2 से बड़ी पावर लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका आंसर जो है वो वैसे 0 आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहीं रुक गए, इसके आगे गई नहीं लॉग के एक्सपेंशन में। तो माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड 0, ये ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया 1 इंटू, पहले 1 को मल्टीप्लाई किया तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर x को मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 2, फिर ये वाला x आ गया माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये x और ये x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का, और अगर न्यूमरेटर में इन दोनों से एक्स स्क्वायर बच गया तो मेरे को एक्स क्यूब लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लोअर डिग्री टर्म जो है वो डोमिनेट करेगा, तो वो हमने ऐसे ही निगलेक्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड आंसर विल बी हाफ। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, इसका, ठीक है। तो नोट इट डाउन। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 टू tan x sin x, और ये एल्जेब्राइक टर्म है। तो हमने क्या किया, tan x और sin x को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, एक्सपेंशन लिख दिया। तो tan x का एक्सपेंशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3, और अगर नीचे x रेस्ट पर 5 है तो ऊपर एक 2/15 x रेस्ट पर 5 और लिख लिया, ठीक है। अब x रेस्ट पर 5 से बड़ा टर्म मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, अगला टर्म x रेस्ट पर 7 आएगा, माइनस साइन x का जो एक्सपेंशन आएगा वो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस्ट पर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये हो गया किसका एक्सपेंशन, इस साइन x का। आगे बचा माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट पर 5। ये हो गया हमारा सिंपल एक्सपेंशन से। अब देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये है एक्स क्यूब बाई 3 और ये है एक्स क्यूब बाई 6 प्लस का। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स ट्वाइस ऑफ, मतलब 2x क्यूब कॉमन ले लिया, यहां पे कितना बचा 1/3, 3 फैक्टोरियल 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/6, ये हो गया, प्लस एक्स रेस्ट पर 5 के साथ क्या बचेगा, इसमें बचेगा 4/50 और यहां बचेगा -1/120 होल डिवाइडेड बाई, अच्छा एक माइनस एक्स क्यूब और है ये वाला, डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट पर 5, ठीक है। अब देखो ये पूरा हाफ हो जाएगा, तो 2.5 कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में कितना बचेगा, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स रेस्ट पर 5 इंटू 15 इंटू 8 विल बी 120, तो 31/120 होल डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट पर 5,
ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर इज 31/120, ये आंसर हो गया। एंड आई होप आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक। ठीक है, तो अगेन नोट इट डाउन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इन्वर्स का हमने एक्सपेंशन नहीं लिखाया था, उसका एज सच कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक तरीका तो आगे चल के एक LH रूल भी आएगा, ये ठीक है, या एल हॉस्पिटल रूल, या कुछ लोग बोलते हैं लॉपिटल रूल, वो भी अभी पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में। उसको लगा के भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम उसके बिना ही करें तो ठीक है, बढ़िया है, हम इन्वर्स का मैनिपुलेशन यूज़ करके भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो मतलब ऐसे सोचा, अगर साइन इन्वर्स x थीटा है तो साइन इन्वर्स x का मतलब क्या है? x/1, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हमने tan इन्वर्स में कन्वर्ट किया तो इट विल बी tan इन्वर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब देखो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक ही फॉर्मूला होता है, वैसे भी यहाँ पे एक 0 के आसपास ही है, तो प्रिंसिपल रेंज में ही होंगी वैल्यूज, तो सीधा सीधा वो फॉर्मूला लगा दिया, वो आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये तो केवल न्यूमरेटर लिखा है, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का ये वाला एक्स क्यूब, ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब देखो, अपनी वो जो शॉर्टकट्स थे वो तो अभी भी काम करेगा। अगर x 0 को जा रहा है, ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है कि ये पूरा 0 को जा रहा है, क्योंकि ये 0 को जा रहा है, 1 0 0, तो 0 माइनस 0, ये भी 0, तो tan इनवर्स का ये पूरा आर्ग्यूमेंट कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ। अगर tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ जा रहा है तो हम tan इनवर्स को हटा सकते हैं। tan इनवर्स को हटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा न्यूमरेटर है, होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये बचेगा। ठीक है, छुटकारा मिल गया हमें इन्वर्स से। अब अपना सिंपल क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। देखो, ये x और ये x कॉमन लेके इससे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। दूसरा, ये वाला जो टर्म है, अगर x 0 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, 1 प्लस दिस पूरा 1 को जा रहा है, तो ये तो पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में भी आ रहा है, तो इसका तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारे पास नॉन जीरो फाइनाइट आ गया। तो हमने इसमें लिमिट रखा और इसको भी बोला निकल ले, तो इसको भी 1 रख के हटा दिया। तो अब अल्टीमेटली यहाँ पे ये x तो कॉमन लेके कैंसिल ही कर दिया हमने, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो, उसको लिखने का एक तरीका ये है कि हम ऐसे लिख लें, रूट की वजह से तो हाफ आ गया, फिर उसको अगर हम न्यूमरेटर में ले गए तो फिर कितना आ जाएगा? -12 -1, यह आ गया। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इसको अगर हमने ओपन कर लिया बाइनोमियली, तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n को हम कैसे कर सकते हैं? 1 प्लस n टाइम्स, और x का काम करेगा ये। ठीक है, बस यहीं तक रुक गए, अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता था कि 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नेट आंसर कितना आया? हाफ, ये आंसर आ गया। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो x कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। तो एक तो मतलब क्वेश्चन में ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें ये भी लिख लिया a बिलोंग्स टू r माइनस, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि a रियल नेगेटिव है, एक कांस्टेंट है जो नेगेटिव है। अगर x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में हम गलती से बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि कभी भी माइनस इन्फिनिटी को जाए तो हम क्या करें, x की जगह माइनस एक्स रख दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो नए वाला x है वो इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर जस्ट हमने वेरिएबल को नेगेटिव कर दिया तो वही कर लेते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, x को रख दिया माइनस एक्स, तो जो नए वाला x है वो प्लस इन्फिनिटी को चला जाएगा और अंदर इन सब जगह x की जगह माइनस एक्स रख दिया। तो ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये जो ax है ये माइनस ax हो जाएगा। तो पहले वाला जो है वो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अगर हमें दो स्क्वायर रूट दिखाई दिए तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसको रैशनलाइज कर लिया, मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो रैशनलाइजेशन फैक्टर आ गया। न्यूमरेटर में ये टर्म आ जाएगा विदाउट स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, ए स्क्वायर भी कैंसिल। अब हमने क्या किया, इस x को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यहां पे आ जाएगा माइनस ए अपॉन, इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम x ले गए तो वो एक्स स्क्वायर की तरह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ये a बाई एक्स आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा करने से इंडिटरमिनेट फॉर्म ही खत्म हो गया, ये जो टर्म है 0 को जाएगा। ठीक है, तो ये 1 और 1 2 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस ए बाई 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो अब हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हम x के लिए माइनस एक्स नहीं रखते तो नहीं हो पाता क्वेश्चन, क्या ऑफ कोर्स हो जाता है। x के लिए माइनस एक्स रखने से कुछ मैथमेटिकली क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, लॉजिक तो वही रहेगा, बट उसमें क्या करते हैं, अगर हम ये नहीं रखते तो ये माइनस इन्फिनिटी होता। ठीक है, बस फिर ध्यान में क्या रखना पड़ता कि जब हमने बोला कि x को ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो जब x को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो x तो बेसिकली नेगेटिव है, तो वो ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही ले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। x नेगेटिव है तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं। ठीक है, और फिर माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाता, तो फिर माइनस एक्स को हम लिख लेते हैं रूट ओवर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर उसको ले आते हैं अंदर। ठीक है, फिर उसमें क्या होता, अगर तुमने ये वाली चीज का ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही एक्स को अंदर ले आते तो आंसर हमारा ये माइनस नहीं आता, ये गलती हो जाती। तो बस इसीलिए हमने बोला है कि ये सब सोचना ना पड़े, हमें दिमाग पे जोर ना पड़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली x की जगह माइनस एक्स रख लिया तो कम टेंशन होगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, सो नोट इट डाउन। तो 4 तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th में लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो पहले तो हमने ये चेक किया कि कौन कहाँ जा रहा है। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, एक्स इंटू कॉस ऑफ समथिंग लिखा है, इंटू साइन ऑफ समथिंग लिखा है। अगर एक्स इनफाइनाइट को गया, ठीक है,
तो ये जो बाहर वाला एक्स है ये कहाँ जाएगा, इन्फाइनाइट को, इनटू कॉस की वैल्यू कहाँ जाएगी, पाई अपॉन इन्फिनिटी 0 को जाएगा, कॉस 0 1 को जाएगा, तो ये 1 को अप्रोच करेगा, इनटू साइन का आर्ग्यूमेंट भी 0 को जाएगा और साइन की वैल्यू फिर 0 को जाएगी, तो इन्फिनिटी इंटू 1 इंटू 0 ऐसे जाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या है, 1 ये वाला जो टर्म है ये तो फाइनाइट नॉन जीरो टर्म हो गया एंड ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसकी जगह तो हमने 1 लिख के हटा दिया, इसको फालतू क्यों आगे कैरी करें इसको, ये ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी का, तो x को ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक है, फिर अपना वही शॉर्टकट, अगर x इन्फाइनाइट को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, अगर साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो हमने पहले ऐसे बताया कि साइन को हटा सकते हैं अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो यहां तो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो साइन को हटा दिया तो पाई अपॉन 5x आ गया। अब ये x और ये x कैंसिल हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई 5, यही आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 विच इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इन दोनों में से अगर हम 9 रेज टू पावर x कॉमन ले लें तो 3 रेज टू पावर x माइनस 1 बचेगा, 27 हो जाएगा। 9 इंटू 3 रेज टू पावर x माइनस 9 रेज टू पावर x। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें तो 3 रेज टू पावर x हो जाएगा अपॉन √2 माइनस √1 प्लस cos x। So this is equals to limit x is tending towards 0, 3 raised to power x कॉमन लिया तो 9 raised to power x माइनस 1 इंटू 3 raised to power x माइनस 1। ये तो आ गया हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, √2 माइनस √1 प्लस cos x। अगर हम इसको रैशनलाइज करें √2 प्लस √1 प्लस cos x, इससे तो डिनोमिनेटर में रूट हट जाएगा 2 1 प्लस cos x। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2। ये हो गया a रेज टू पावर x माइनस 1 वाला फॉर्मूला, तो इसको हमने अपनी तरफ से x से डिवाइड किया, इसको भी x से डिवाइड किया, तो 2x फालतू आ गया। इसमें क्या है, अगर x 0 को जाएगा तो cos 0 1 को जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, √2 प्लस √2 2√2 हो गया। तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो कहाँ जा रहा है, 2√2 की तरफ, होल डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 1 माइनस cos x, और ये जो हमने 2 एक्स्ट्रा x लिखा इसको नलीफाई करने के लिए एक x² से डिवाइड कर दें। ठीक है, सब कुछ अच्छी तरह से अरेंज हो गया अपने आप। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x जो है वो ln a होता है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 9 लिखी है तो दिस विल बी ln 9 इंटू ये जो है वो ln 3 इंटू 2√2 अपॉन हाफ। ये आ गया, बस यही आंसर हो गया। इसको चाहो तो और ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ln 3 और 2 आगे लिख दिया, 9 को 3 स्क्वायर लिख के 2 आगे ले गए, तो 1 2 दूसरा 2 तीसरा 2 तो 8 आ गया, √2 इंटू ln² 3। ये आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन विच सेज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, tan इनवर्स k अपॉन x²। ठीक है, अगर देखो x 0 को जाएगा तो tan इनवर्स के जो अंदर ये नंबर लिखा हुआ है वो कहाँ जाएगा, इन्फाइनाइट की तरफ। ठीक है, बट k जो है वो एक कांस्टेंट है, वो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, वो कांस्टेंट है। बट अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव हुआ तब तो ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी को,
ठीक है, अगर वो कांस्टेंट नेगेटिव हुआ तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी को, अगर ये प्लस इन्फिनिटी को जाए तो देखो tan इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनता है। तो अगर हम जाएं इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ तो जो वैल्यू है वो कहां जाएगा, π/2 को। माइनस इन्फिनिटी की तरफ इधर जाएं तो वैल्यू कहां जाएगा, माइनस π/2 को। तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली k डिपेंडेंट आ जाएगा। दिस विल बी π/2 इफ k इज पॉजिटिव, दिस विल बी माइनस π/2 इफ k इज नेगेटिव एंड इफ k इज 0। k 0 में तुम्हें ये समझना चाहिए, देखो लिमिट तो x के ऊपर लगा हुआ है, लिमिटिंग वेरिएबल तो x है, k तो एक कांस्टेंट है। अगर k 0 हुआ तो k 0 की तरफ जाएगा नहीं, वो तो एग्जैक्ट 0 होगा। तो ये तो हो गया एग्जैक्ट 0 अपॉन ये हो गया अप्रोचिंग 0। ठीक है, तो एग्जैक्ट अपॉन मतलब ये हमने जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ाया था उस टाइम पे बोला था एग्जैक्ट अपॉन अप्रोचिंग 0 0 ही होता है। तो उसके हिसाब से दिस विल बी 0। ठीक है, तो हमारा आंसर यह आएगा, कंडीशनल आंसर आएगा कि अगर के यहां पे है तो आंसर ये है एंड सो ऑन। किसी किसी बच्चे को देखो इसमें क्या डाउट हो रहा होगा कि वो बोले कि चलो यहां तो के 0 हो गया तो आंसर 0 हो गया। अगर वो बोले कि मैं के को अगर 0 की तरफ ले जाऊं फिर तो ये 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग हो गया। तो आंसर ऐसा नहीं है, के को हम 0 की तरफ ले जाएं तो तुम तो ये बताओ, के तो कांस्टेंट है, लिमिट तो x के ऊपर लगा हुआ है, हम 0 की तरफ ले जाएं तो हम बोलेंगे ले जाओ, बताओ क्या करें। तो जब हम 0 की तरफ ले गए के का वैल्यू, हमने लिया के का वैल्यू 0.1। ठीक है, ठीक है, 0.1 अपॉन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, तो वो इन्फाइनाइट को जाएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 आ जाएगा। फिर हम k को और 0 के पास ले गए, 0.01 रखा, तो 0.01 अपॉन अप्रोचिंग 0 फिर इन्फिनिटी को जाएगा। तो ऐसे k की वैल्यू रखते रहो, क्योंकि k की जब हम वैल्यू रखेंगे उसके बाद लिमिट निकालेंगे तो वो हमेशा इन्फिनिटी आता रहेगा। तो आंसर विल रिमेन π/2। तो 0/0 का फॉर्म कभी नहीं बनेगा। 0/0 का फॉर्म बनने के लिए तो ऊपर नीचे सेम वेरिएबल होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो आंसर यही आएगा, यही सही आंसर है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो 7th तक हमारा हो गया। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, विच इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन ऑफ साइन x माइनस x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर x 0 को जाएगा तो ये अंदर वाला जो साइन x है इसको 1 मिनट के लिए मैंने t बोल दिया, तो ये भी 0 को जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अगर इस साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका आर्ग्यूमेंट तो t को जा रहा है। ठीक है, और सॉरी इसका आर्ग्यूमेंट t जो है वो 0 को जा रहा है। तो अगर आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो हम साइन x का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। और एक्सपेंशन कितना होता है, साइन t का एक्सपेंशन कितना होगा, t माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करके आएगा। तो इसका एक्सपेंशन कितना आ जाएगा, साइन x माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये ठीक है, यहीं तक लिखा हमने, माइनस x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमने बोला था कि कभी भी अगर हमें शक हो
कि और टर्म एक्सपेंड करूं या ना करूं, तो कर लो, एक दो टर्म फालतू लिख लो, उससे कम से कम आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। वैसे तो हम लॉजिक क्या दे सकते हैं, हमने ये बोला था कि जितने टर्म कैंसिल हो जाए उससे एक फालतू टर्म लिख लिया। ठीक है, तो वो एक्स के लिए एप्लीकेबल था। यहाँ पे ये जो साइन एक्स है ये कैंसिल तो नहीं होगा, साइन एक्स माइनस एक्स रह जाएगा, उससे एक आंसर भी आ जाएगा ये। ठीक है, फिर भी हमने एक टर्म एक्स्ट्रा लिखा इसमें, अगर हम ये टर्म ना लिखें तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लॉजिक तो ऐसे दे सकता हूं कि ये जो टर्म आया है ये एक्स का टर्म थोड़ा है, ये तो और कुछ आया, तो कैंसिलेशन की बात तो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा ऐसे रटने की बजाय हम समझने की कोशिश करें। ये ठीक है, रट्टा मारने की बजाय आई शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम क्यों नहीं ले रहे इसको। उसका रीज़न ये है कि अगर पावर ज़्यादा आएगा उससे, तो कम वाली पावर के करस्पॉन्डिंग में ज़्यादा वाली पावर जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। बट यहाँ पे क्या है कि साइन एक्स, मतलब एक तो इसको ऐसे बोलते हैं, अगर नीचे एक्स क्यूब लिखा है तो ये साइन क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये तो लिमिट देगा क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 की तरफ जाता है, तो उसकी वजह से इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा लिमिट में। तो इस बार वो ऐसे जीरो नहीं होगा, एक तो ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा हम ये बोल सकते हैं, जब इस साइन एक्स को खुद एक्सपेंड करेंगे तो वहां से आएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो वो जो एक्स वाला पार्ट है वो तो कैंसिल हो गया, तो उसके बाद जो साइन एक्स माइनस एक्स है वो बेसिकली मिलके साइन क्यूब की ही डिग्री का टर्म बचा एक्स क्यूब। तो अगर इसी की डिग्री का बचा तो इसको निगलेक्ट क्यों कर दिया भाई, इसी का डिग्री तो इफेक्टिव बचा ना अल्टीमेटली, क्योंकि न्यूमरेटर में ये थोड़ा बचा, दिस माइनस दिस बचा। अब ये साइन एक्स माइनस एक्स मिलके फिर हमारा डिग्री 3 का टर्म बचा, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा हमने सिंपली बोला कि देखो लॉजिकली यहां से आंसर आ रहा है तो लिखेंगे उसको। ठीक है, तीसरा अगर कहीं भी हमें शक हो तो जैसा हमने बोला था एक दो टर्म फालतू लिख लो, क्या जा रहा है। अब दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। देखो इस साइन एक्स अपॉन एक्स को अलग कर दें, माइनस इसको अलग कर दें, तो 1/6 अलग क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि एडजस्ट कर जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अगर न्यूमरेटर में मान लिया 5-6 टर्म लिखे हुए हैं, उन 5-6 टर्म्स में से मेरे को 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं कि अच्छा ये तो डिनोमिनेटर के साथ मिलकर एडजस्ट कर जाएगा। अगर मान लिया इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई समथिंग लाइक दिस, तो हमने उसको डिनोमिनेटर के साथ मिला के अलग हटा दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि क्लटरिंग कम होगी, ये ठीक है, भीड़ भड़का कम होगा, तो चीजें हमें जल्दी नजर आएंगी बचे हुए एक्सप्रेशंस में। तो इसलिए हमने यहां पे इसको अलग कर दिया, नहीं करते तो भी चल जाता। खैर, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इस साइन एक्स को एक्सपेंड करें तो वो ऐसे आएगा अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू तो 1 आ जाएगा, तो यहां से आंसर 1/6। ये ऐसे कैंसिल और ये ऐसे कैंसिल, तो ये भी 1/6, तो -1/6। नेट आंसर कितना आया, -1/3, ये आंसर आया। सो दिस वॉज आवर 8th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे, विच सेज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 + x रेज टू पावर 1/x माइनस e अपॉन x, ये क्वेश्चन है। तो लिमिट के किसी भी क्वेश्चन में जैसा हमने बोला था कि सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है भी या नहीं। चेक किया, अगर x 0 को गया तो 1 + x रेज टू पावर 1/x, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाले फॉर्म हो गया और इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आता है e। ठीक है, तो इसकी जगह हम e रख नहीं देंगे, ये तो e होता है, ये e होता नहीं है, इसका लिमिटिंग वैल्यू e होता है। दैट मीन्स कि ये e की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरे के प्रोडक्ट फॉर्म में तो है नहीं, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ये हमने बताया था कि अगर ये वाला टर्म पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा होता तब तो हम इसको अलग निकाल के ले जाते और वहां वैल्यू रख देते, वो चल जाएगा। बट अगर ये समेशन फॉर्म में है, और समेशन फॉर्म में भी क्या है कि जब ये e को जा रहा है और मान लें यहाँ e नहीं होता, तब तो हम क्या करते, मान लें यहाँ 2 होता,
तब तो क्या होता, पूरा जो न्यूमरेटर है वो e-2 की तरफ जा रहा होता, तो फिर हम लिमिट रख देते उसको, क्योंकि ये पूरा एज ए होल एग्जिस्ट कर जाता e-2। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता, अगर मैंने बोला अगर यहाँ 2 लिखा होता तो तब तो ये जो न्यूमरेटर है वो e-2 की तरफ जाता, तो उसको हम अलग हटाते, प्रोडक्ट फॉर्म में होता तो उसके e-2 रख देते, तो बढ़िया है, भीड़ कम हो जाती, ऐसा ही करते तब तो। बट यहाँ पे तो क्या है, ये e है नहीं, इसका लिमिटिंग वैल्यू e है, मतलब ये e को जा रहा है, तो e को जा रहा है माइनस e, 0 को जा रहा है, तो ये तो 0/0 का फॉर्म हो गया, तो ये तो पार्टिसिपेट करेगा। अगर पार्टिसिपेट करेगा तो इसको 0 नहीं बोल सकते ऐसे, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे, कुछ बुक्स में यू विल फाइंड कि 1 + x रेज टू पावर 1/x का भी एक्सपेंशन देते हैं वो लोग ना, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब माने तुम्हारी रट्टा मारने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है तो रट लो भी उसको, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने कुछ ऐसे बोला था कि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, ये ठीक है, लॉग में अगर फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आगे e रेज टू पावर ln लगा देते हैं। e और ln तो हट जाता है ना ऐसे, ये e है और ये लॉग का बेस e है, तो वो तो हट जाएगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर g इंटू ln f, ये नोट है, ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर f रेज टू पावर g लिखा है तो e के अंदर क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट e पावर इंटू ln ऑफ बेस, तो उस हिसाब से हमने इसको लिखा, दिस इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। क्या लिखा था e, फिर g क्या था पावर, तो यहाँ पावर कितना है 1/x, और ln के अंदर था बेस, तो वो लिख लिया 1/x माइनस e/x, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब ये इस फॉर्मेट का हो गया कि e रेज टू पावर अल्फा माइनस e लिखा है, अगर इस पूरे को मैं अल्फा बोल दूं तो इसमें से अगर हम e कॉमन निकाल लें तो e रेज टू पावर अल्फा -1 ऐसे आएगा, तो इस e को हमने कॉमन निकाल दिया और वो कांस्टेंट है तो उसको बिल्कुल बाहर ले गए, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको कॉमन निकाल दिया तो यहाँ तो 1 बच गया अपॉन x नीचे लिखा ही हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू पावर ln 1 + x, ये तो हमारा हो गया अल्फा, अल्फा की तरह काम कर रहा है, पूरे में से -1 ऐसे हो गया, ठीक है। दोबारा चेक कर लो, अगर x 0 को जाएगा तो ln 1 + x अपॉन x, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ये कहाँ जाएगा 1 को, तो 1 - 1 ये भी 0 को जा रहा है। फिर नया कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसमें खूब कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 ये था शॉर्टकट अपना कि अगर e रेज टू पावर a - 1 लिखा है एंड अगर a 0 को जाए तो इस पूरे को हटा के a लिख सकते हैं, तो ये e रेज टू पावर ये पूरा a हो गया, -1 लिखा हुआ है, तो इस पूरे को हटा के a लिख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस विल बी, बाहर e लिखा हुआ है, ये e जो बाहर लिखा है वो तो हमने लिख ही दिया, इनटू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, शॉर्टकट मारा तो 1/x ln 1 + x -1, ये ठीक है। e रेज टू पावर a - 1 को a से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये तो है e रेज टू पावर a - 1, और ये जो टर्म है ये उठा के ऐसे रख दिया a अपॉन x, ठीक है। नाउ दिस इज, एक तो e बाहर लिखा है तो लिखा रख दिया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसमें अगर हमने एलसीएम लिया तो ln 1 + x अपॉन x², ये हो गया, विच इज इक्वल्स टू e इंटू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ln 1 + x हो जाएगा x² ऊपर नीचे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -e/2। ठीक है, ये आंसर हो गया।
तो नोट इट डाउन। टेंथ क्वेश्चन में क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1 साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अगर हम 1 की तरफ जाएं इस साइड से, ये 1 हो गया। अगर हम 1 की तरफ जाएं लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, 1 को। बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट जो है एंड इंटीग्रल पार्ट, वो इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इंटीजर के इधर उधर उसका बिहेवियर चेंज होगा। तो अगर बिहेवियर चेंज होगा तो इसलिए यहाँ पे लिमिट भी इंटीजर की तरफ जा रहा है, 1 इज एन इंटीजर। तो इस वाले केस में मेरे को LHL एंड RHL ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि LHL और RHL में ब्रेक करना पड़ेगा। सो दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस अलग कर दिया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस अलग कर दिया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट की जगह हम लिखते हैं x माइनस इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, अब अगर 1 माइनस से जा रहे हैं, 1 माइनस मतलब 1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, 0.9, 0.99, 0.999 ऐसे करके जा रहे हैं, तो इंटीग्रल पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो इस वाले केस में फ्रैक्शनल पार्ट की जगह केवल x लिख सकते हैं। और अगर हमें ग्राफिकली समझ में आता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम 1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जाएं तो इसके लेफ्ट में तो ये वाला ग्राफ आ रहा है, ऑन दिस लाइन इज y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो अगर ये y इज इक्वल्स टू x है तो हम y इज इक्वल्स टू x रख सकते हैं। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की जगह क्या रख सकते हैं, x। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड से हम जाएं तो 1 प्लस से जाएं तो ये बेसिकली क्या होगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.01, 1.001, तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो बनाता रहेगा। चाहे ऐसे बोल दो, चाहे इस लाइन का ग्राफ बोल दो, x माइनस 1। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, x माइनस 1। तो यहाँ पे इट विल बी दोनों जगह x माइनस 1। ठीक है, अब किसी भी क्वेश्चन में साइन x अपॉन x देख के हम ऐसी तो नहीं चिल्ला सकते कि आंसर 1 आएगा। उसके तो ये भी कंडीशन होता है ना कि x कहाँ जा रहा है। मतलब ये ऐसे तो यहाँ पे भी दोनों जगह सेम चीज़ लिखी थी, यहाँ पे आंसर 1 तो नहीं बोल सकते। वो तो 1 जब ही बोल सकते हैं जब वो आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ जाए। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर x 1 को जा रहा है तो x माइनस 1 0 को जा रहा है, तो ये साइन t अपॉन टी लिखा है जहाँ पे t 0 को जा रहा है। तो यहाँ तो सही है, यहाँ तो फॉर्मूले वाली चीज़ लग जाएगी एंड इसका आंसर विल बी 1। इंडीड 1 आएगा। बट इस वाले केस में क्या है कि अगर x 1 को जा रहा है तो ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बना, साइन 1 अपॉन 1, तो वो तो साइन 1 हो गया। ठीक है, तो RHL 1 आया, LHL साइन 1 आया। तो अल्टीमेटली इस लिमिट का आंसर कितना आया, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि LHL RHL बराबर ही नहीं आया, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो
नोट इट डाउन। आगे चलते हैं। लिमिट निकालने का नेक्स्ट तरीका क्या है, जिसको हम बोलते हैं एलएच रूल। ठीक है, एलएच रूल से क्या होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर हमें काफ़ी जल्दी मिल जाएंगे, यानी कि बहुत जल्दी आंसर मिल जाएंगे। बट दैट डज नॉट मीन कि हम एलएच रूल पे फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएं और हम बाकी कोई भी मैनिपुलेशन पे ध्यान ही ना दें, क्योंकि आई कैन ऑलवेज मेक अ क्वेश्चन जिसको हम एलएच रूल से सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो सॉल्व ही ना हो, या फिर अगर सॉल्व हो तो बहुत लेंदी हो जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो जो अभी तक पढ़ाया गया दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बेसिक मैनिपुलेशंस हमने किए थे, शॉर्टकट जो बताए थे, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं एलएच रूल। एलएच रूल में क्या बोला गया है, फर्स्ट प्रूफ आई विल नॉट गिव, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बस हम केवल सीधा सीधा रूल यूज करेंगे। इफ एज एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ए implies both fx and gx approaches towards 0 or both fx and gx approaches towards प्लस माइनस इन्फिनिटी। मतलब दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, एक इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, या दोनों माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड वाइज या तो दोनों इन्फिनिट को अप्रोच करें या फिर दोनों जीरो को अप्रोच करें। देन लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसने क्या बोला कि अगर x को a की तरफ ले जाने पर एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों या तो जीरो की तरफ जाएं या इन्फिनिट की तरफ जाएं। तो अगर ये दोनों जीरो की तरफ जा रहे होगा तो 0/0 का फॉर्म हो गया विच इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, और अगर दोनों इन्फिनिट की तरफ जा रहा होगा तो भी ये इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया विच इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। उसका लगेगा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये रूल क्या बोलता है, एलएच रूल, कि अगर ये 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म है तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का लिमिट निकालने की बजाय हम उनके डेरिवेटिव के रेशियो मतलब एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स का लिमिट भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, उसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बस कुछ कुछ शर्तें हैं। पहली चीज तो क्या है कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो इसका भी आंसर आ गया। रूल तो ये बोलता है। ठीक है, बट हम इस रूल में थोड़ा सा और ट्वीकिंग करके जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तब भी हम कुछ कुछ इसमें से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम तो ये बोलता है कि इफ एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ए, दोनों या तो जीरो का अप्रोच कर रहा है या फिर दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट। ठीक है, अब मान लिया जो राइट हैंड साइड है उसको हमने निकाला और उसका आंसर निकल के आया 5, तो फिर इसका भी आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, इसी बात के लिए थ्योरम है। थ्योरम बोला कि बराबर आएगा। थ्योरम का हमने क्या बोला, प्रूफ एग्जिस्ट करता है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। नोटिस करने लायक चीज क्या क्या है, पहली बात तो केवल 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म होना चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि f और g को हमने इंडिविजुअली डिफरेंशिएट किया है, अलग अलग डिफरेंशिएट किया है। f को डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में लिख दिया, g को डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिख दिया। यहाँ पे हमने f अपॉन g को डिफरेंशिएट नहीं किया है,
अगर इस पूरे को डिफरेंशिएट करें फिर तो ऐसे आएगा एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर, इस तरह की चीज़ है, वो थोड़ा लिखा है, वैसे करेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर हम बोलेंगे, अगर हमने बोला कि क्यों नहीं करेंगे तो ऑब्वियस क्वेश्चन है क्यों करेंगे भाई, किसने बताया कि ऐसा कर सकते हैं? ये करेंगे क्योंकि ये तो थ्योरम है, इसका तो प्रूफ एग्जिस्ट करता है। एफ अपॉन जी को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका प्रूफ कहां से आ गया? ठीक है, हवा में बात कुछ भी थोड़ा बोल सकते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इसका मतलब जैसे मैंने बोला 0/0 और इन्फिनिटी का ही फॉर्म होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, हम उसी को डिफरेंशिएट कर मारे, ये तो कोई सेंसिबल बात नहीं, ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब हमने एक बार LH रूल लगा दिया तो उसके बाद ये जो क्वेश्चन आया, ठीक है, दिस इज नाउ एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, इसका मेरे को लिमिट निकालना है। अब इसका लिमिट निकालना है तो उस क्वेश्चन का लिमिट निकालने के लिए हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो हमसे लग जाए। उसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सपेंशन लग जाए, अच्छी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाए, अच्छी बात है, फिर दोबारा LH रूल लग जाए, वो भी अच्छी बात है। तो मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्व होना इसकी हिस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये कहाँ से आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था कि देखो थ्योरम तो ये बोलता है कि ये जब एग्जिस्ट करेगा तभी लगा सकते हैं, बट अगर मान लिया ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा है और ये इन्फाइनाइट को जा रहा है तो भी लगा सकते हैं, तब भी ये डिडक्शन विल होल्ड। दैट मीन्स अगर ये इन्फाइनाइट को जा रहा है तो फिर ये भी इन्फाइनाइट को जाएगा, इसका आंसर भी फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, वो तो हम तुरंत अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि अगर ये देखो इन्फिनिटी को जा रहा होगा तो अगर हम इसे पलट दें तो वो 0 को जा रहा होगा, तो इसको अगर हम पलट दें तो gx अपॉन एफ एक्स, जी एक्स अपॉन एफ एक्स की तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, वो तो 0 आ गई, तो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू ऑफकोर्स इन्फाइनाइट हो जाएगी। तो ये हम वे अराउंड निकाल सकते हैं, या फिर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए किसी भी रीजन से कि इसका LHL अलग हो जाए, RHL अलग हो जाए। ठीक है, बस ये फेल कब हो जाएगा? अगर मान लिया ये एग्जिस्ट ना करे और उसका रीजन कुछ ऐसा हो जाए कि फ्लक्चुएट करने लगे वैल्यू। ये ठीक है, एक बार प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, एक बार माइनस, मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी जरूरी नहीं है, और किसी भी वैल्यू के बीच में अगर फ्लक्चुएशन वगैरह होने लगे तो फिर हमने इस LH रूल को छोड़ दिया, फिर इसी क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म में और किसी मेथड से ट्राई किया। और कोई सा मेथड क्या होगा वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ऐसा कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है कि अगर LH रूल फेल हो जाए तो ये कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, फिर हम विदाउट LH रूल लगाए करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, LH रूल में एक कंडीशन और है कि यहां से यहां तक जाने के लिए ऑफ कोर्स A पे F और G डिफरेंशिएबल तो होना चाहिए। ठीक है, तभी तो F डैश A या G डैश A लिख सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए कंडीशन क्या है कि F एंड G शुड ऑल्सो बी डिफरेंशिएबल एट A, बट दिस ऑल्सो वी कैन बाईपास। ठीक है, अगर A पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी चलेगा, उसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, नेबरहुड मतलब A के आसपास डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि हम तो लिमिट निकालेंगे तो जाएंगे तो A के आसपास से ही ना, A पे थोड़ा जाके खड़े होंगे, हम जाएंगे तो हम A की तरफ, तो हमें तो रास्ते से मतलब है ये। ठीक है, रास्ता स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट नहीं आने चाहिए। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कोर्स आगे चल के पढ़ाया जाएगा, बट फॉर द टाइम बीइंग डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि स्मूथ ग्राफ रहना चाहिए। ठीक है, अचानक ऐसा नहीं हो कि टूट जाए, ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए, या कोई कॉर्नर आ जाए, अचानक बम्प आ जाए, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए ग्राफ में। डिफरेंशिएबल का डेफिनेशन तो अभी हमारे लिए यही है। ठीक है, अगर हम इस पे, जैसे मैंने बोला ना कि राइट हैंड साइड विल बी एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, तो उसको तो फिर हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हो जाए हमसे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम उस पर दोबारा LH रूल लगा रहे हैं तो वी शुड इंश्योर, अगर हम दोबारा LH रूल लगा रहे हैं तो वी शुड इंश्योर कि वो 0/0 का फॉर्म होना चाहिए या इन्फिनिटी का फॉर्म होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे कंडीशन है वही तो फिर ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया, फिर यही कंडीशन चेक करेंगे। तो अब इन सब बातों को हमने नोट बना के लिख लिया। नोट 1, टू अप्लाई LH रूल, ये ठीक है, इंश्योर दैट इट इज 0/0 और
infinity form. ठीक है, first thing. Note 2. To apply LH rule, ensure that fx and gx are differentiable function in vicinity of x बराबर a. विसिनिटी मतलब आस पड़ोस, आसपास, x बराबर a के आसपास इट शुड बी डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल का मतलब हमारे लिए क्या है? डिफरेंशिएबल जैसे हम लोग ना आगे पढ़ेंगे, हमारे लिए तो अभी डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि ग्राफ स्मूथ रहना चाहिए बस. ठीक है. नोट 3. इफ लिमिट ऑन राइट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट exist, then left hand side will be given, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, then LH rule is applicable. ठीक है. तो जो LH rule का डिडक्शन आएगा, डिडक्शन क्या आएगा? वही जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड की भी हो जाएगी. Then LH rule is applicable. Second part, does not exist as value approaches towards plus minus infinity, then also LH rule is applicable. ठीक है. Third part, does not exist as LHL and RHL. मान लिया LHL और RHL do not match. ठीक है. Then also LH rule is applicable. मान लिया अगर एडजस्ट नहीं करने का रीज़न ये है कि वैल्यू इनफाइनाइट को जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, LH rule लगा सकते हैं. अगर एडजस्ट नहीं करने का रीज़न ये है कि इसकी जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो कुछ और आ गई, राइट हैंड लिमिट निकाली तो वो कुछ और आ गई, तो भी एप्लीकेबल है. तो फिर तो भी हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट एग्जिस्ट. रीजन बहुत सिंपल है. फिर हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज बेसिकली अ लिमिट, अल्टीमेटली तो वो भी लिमिट है. तो हम क्या करेंगे? LHL RHL दोनों को ब्रेक कर देंगे अलग अलग, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों भी. अब दो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गए और दोनों में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, भले ही वो बराबर नहीं आ रहा है, इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट कर रहा है. तो इंडिविजुअली तो दोनों पे LH rule लगा सकते हैं, तो लगा लिया हम. ठीक है. फोर्थ, अगर इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये ठीक है, ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग वैल्यू. मान लिया राइट हैंड साइड पे जो है, जैसे मान लिया राइट हैंड साइड पे कुछ ऐसे बच जाए कि साइन एक्स आ गया और एक्स इन्फाइनाइट को जा रहा है. तो अगर एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो साइन एक्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो तो प्लस माइनस 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा. तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, देन वी विल डिस्कार्ड LH rule. Then does not exist due to fluctuating value, then do not apply LH rule and solve left hand side independently. मतलब विदाउट LH rule इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया. तो राइट इट डाउन.
ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 1, इवैल्यूएट। एक तो जैसे अपना यही क्वेश्चन था जो हमने पहले किया था कि tan इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब, माने यही क्वेश्चन है। तो अगर x 0 को जा रहा है तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया। तो इस पे हमने क्या किया, LH रूल अप्लाई किया। तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, अगर नहीं पता है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया एक बार LH रूल लगा के। अब हमने फिर चेक किया, अगर x 0 को गया तो ये 0 को जा रहा है, ये पूरा 1 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है तो ये पूरा 1 को जा रहा है। तो 1 माइनस 1 0 को जा रहा है और ये दिख रहा है कि 0 को जा रहा है। तो अभी भी 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, अगर 0/0 का फॉर्म है तो फिर LH रूल लगा सकते हैं। दिस इज अगेन 0/0 का फॉर्म। ठीक है, बट अब यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग। ये ठीक है कि हम LH रूल लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। तो तुम्हें देखो ये एक्सप्रेशन देख के थोड़ा सा फील तो आ जाएगा कि यार LH रूल तो शायद नहीं लगाना चाहिए, फालतू कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आएंगे। उससे मच बेटर क्या है, बहुत जल्दी क्वेश्चन कैसे हो जाएगा कि अगर हम सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें तो एक लाइन में हो जाएगा उसके आगे। इसको तो हम लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -½ अपॉन 3x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n जो है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ½ एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड, ये वही 1 प्लस nx है 3x स्क्वायर। तो ये 0/0 का फॉर्म तो था, हम LH रूल भी लगा सकते हैं, वहाँ से भी आंसर ऑफ कोर्स आ जाएगा। बट वी डिसाइडेड कि नहीं लगाना है क्योंकि उससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा। ये बहुत ईजीली हो गया, एक लाइन में एक्सपेंड हो गया, ये 1 कैंसिल, ठीक है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया -1 -½ तो न्यूमरेटर में आया -3/2 अपॉन 3, तो आंसर आ गया हमारा -½ तो आंसर -½ हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर हम बोलें कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो अगर x इन्फाइनाइट को जाएगा तो ln x इन्फिनिटी को जाएगा और ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो LH रूल लगा दिया। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ln x हो जाएगा 1/x अपॉन, देखो वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x में हम अपनी पुरानी वो चीज़ लगा सकते हैं कि अगर x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट कर दें, क्यों फालतू इसको ढोएं हम, ये ठीक है, ज़्यादा कम्बरसम होगा तो छोड़ सकते हैं, केवल एक्स स्क्वायर लिख के उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x, चाहो तो पूरे को डिफरेंशिएट कर लिया 2x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक बार चेक किया कि कौन कहाँ गया। अब अगर x इन्फाइनाइट को गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने क्या किया है, LH रूल लगाया है। अब फिर चेक किया कौन कहाँ गया, अगर x इन्फाइनाइट को गया तो ये 0 को जाएगा, ये इन्फाइनाइट को जाएगा, तो 0 अपॉन इन्फिनिटी, तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, 0 तो खुद ही मर रहा है और डिनोमिनेटर उसको और मार रहा है क्योंकि वो इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, वो उसको और छोटा कर देगा। तो ये तो आंसर एक ही झटके में 0 आ गया ऐसे, तो आंसर कितना आ गया 0। चलो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी,
फिर दोबारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, 3x भी इन्फिनिटी को जाएगा, ये भी इन्फिनिटी को जाएगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है तो हमने क्या किया, फिर LH रूल लगाया। तो 3x का डेरिवेटिव 3x इंटू ln3 अपॉन कितना आ जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, फिर हमने चेक किया, ये दोबारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो इसमें हमने फिर एक बार LH रूल लगा दिया। तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 3x, एक और ln3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 2। तो अब अगर x इन्फिनिट को जा रहा है, ठीक है, तो ये तो एक कांस्टेंट हो गया, ln स्क्वायर 3 एक कांस्टेंट हो गया, 3x जो है ये कहाँ जाएगा इन्फिनिट को। तो उसका मतलब क्या है कि ये तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हुआ, ये तो मेरे को दिख रहा है कि आंसर इन्फिनिट को जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो वैसे तो हमने क्या बोला था, LH रूल में राइट हैंड साइड का जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी वो एप्लीकेबल है, बट हमने उसका एक वे अराउंड निकाला था। ठीक है, हमने बोला कि अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भी कुछ कुछ केस में इसका डिडक्शन चल जाएगा, मतलब जो LH रूल बोल रहा है वो चल जाएगा। तो यहाँ पे चल जाएगा क्योंकि इसके एग्जिस्ट नहीं करने का रीज़न क्या है कि ये इन्फिनिट को जा रहा है, तो फिर ये भी इन्फिनिट को ही जाएगा एंड इट विल बी ओके। डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वैल्यू इन्फिनिट को जा रहा है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के मेरे को एक क्या फील आ जानी चाहिए कि देखो अगर x इन्फिनिट को जा रहा है, ठीक है, नीचे x² लिखा था, ऊपर एक्सपोनेंशियल लिखा था, तो पहली बार इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आया, फिर हमने एक बार LH रूल लगाया, तो नीचे जो क्वाड्रेटिक टर्म था वो लीनियर में कन्वर्ट हो गया, बट फिर भी वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म रहा। फिर हमने एक बार LH रूल लगाया, तो नीचे जो लीनियर था वो कांस्टेंट बन गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म खत्म हो गया। जो ऊपर टर्म था एक्सपोनेंशियल वाला टर्म 3x, उसको हमने डिफरेंशिएट किया, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो पहली बार भी 3x, दूसरी बार भी 3x, एक साथ में कांस्टेंट आ गया वो अलग बात है, तीसरी बार भी 3x। तो यहां से हमें कुछ फील आ जानी चाहिए कि यार अगर नीचे क्वाड्रेटिक की बजाय 10 डिग्री का भी टर्म लिखा होता, ठीक है, और ऊपर 3x ही होता, ऊपर एक्सपोनेंशियल ही होता, तो भी आंसर लास्ट में तो एक्सपोनेंशियल को तो कोई बिगड़ता नहीं, वो तो लास्ट में फिर भी इन्फिनिटी को जाता रहता। नीचे अगर 10 डिग्री का पॉलिनोमियल होता तो वो 10 बार डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट बन जाता, मतलब वो पहली बार डिफरेंशिएट करते 9 डिग्री का आता, फिर भी वो इन्फिनिट को जाता, फिर एक बार डिफरेंशिएट करते और 8 डिग्री का आता, फिर वो इन्फिनिट को जाता। तो इन्फिनिटी को जाता तो सही वो लगातार, बट आगे जाके अगर पॉलिनोमियल है तो वो थोड़ी देर बाद जाके वो कांस्टेंट बन जाता। एक्सपोनेंशियल में ऐसा कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल हमेशा इन्फिनिटी को जाता रहता, चाहे उसको 1,00,000 बार डिफरेंशिएट करो तो भी वो इन्फिनिटी को जाता। ठीक है, दैट वुड मीन कि ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है कहने को तो, और ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, बट इन दोनों में 3x विल ऑलवेज डोमिनेट, वो इन्फिनिटी को ज्यादा तेजी से जाएगा। डोमिनेशन का मतलब क्या, एग्जैक्टली वही मतलब है जो इन दोनों के बीच में, ये हमने पहले समझाया था कि अगर एक x² का टर्म लिखा है, एक लीनियर टर्म लिखा है, एंड अगर x इन्फिनिट को जाए तो x² के कंपैरिजन में जो 5x है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके कंपैरिजन में 5x बहुत छोटी सी चीज है तो वो निगलेक्ट किया सकता है, मतलब 5x अपने आप में तो वो भी इन्फिनिट को जा रहा है, ये ठीक है, बट इस x² के कंपैरिजन में वो निग्लिजिबल है। तो x² के लिए जैसा 5x है निग्लिजिबल, वैसा ही 3x के लिए x² है निग्लिजिबल। ठीक है, 3x में तो 3 बेस बड़ा हो गया, 3 की बजाय अगर मैंने 1.1 ले लिया बेस, तो 1.1 भी एक्सपोनेंशियल है, उसके कंपैरिजन में भी x² निग्लिजिबल है। अगर मैं x² की बजाय x⁻100 लिख दूं तो x⁻100 के कंपैरिजन में x² निग्लिजिबल है। ठीक है, बट x⁻100 भी एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है। ठीक है, तो इस बात का अब मतलब क्या है, तो वो यह गया
नोट 1। अच्छा, यहां पे 3 रेस्ट पर एक्स लिखा है, अगर इसकी बजाय मैं लिख दूं 1/3 रेस्ट पर एक्स, फ्रैक्शन रेस्ट पर एक्स, तो वो तो खुद ही जीरो को चला जाएगा, उसके कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर निग्लिजिबल नहीं हो सकता। तो जब हमने बोला ना एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन में पॉलिनोमियल निग्लिजिबल है, ठीक है, तो पहली बात, वो जो एक्सपोनेंशियल है उसका बेस 1 से बड़ा ही आना चाहिए, तभी वो इन्फाइनाइट को जाएगा, वरना तो वो खुद ही जीरो को चल देगा। पहली चीज तो ये हो गई। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि x जब इन्फाइनाइट को जाएगा तभी ऐसा होगा, ये ठीक है। x मान लिया 5 को जा रहा हो, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन में हम पॉलिनोमियल को निग्लेक्ट कर दें, बिल्कुल नहीं। केवल जब x इन्फाइनाइट को जा रहा हो तभी ऐसी बातें उठेंगी। तो फर्स्ट नोट क्या है, इफ x is tending towards infinity then in comparison to a raised to power x, ये ठीक है, a greater than 1 है of course, in comparison to a raised to power x any polynomial term will be negligible, and can be neglected, ठीक है, in some form, ठीक है। इसका मतलब एक तो ये हो गया कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। फॉर एग्जांपल ये हो गया कि अगर मान लिया हम ऊपर लिख दें एक्स रेज पर 500 प्लस 7 एक्स रेज पर 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, मान लिया मैं लिख दूँ 2 रेज टू पावर एक्स, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्स इन्फिनिट को भी जा रहा है, तो इस एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन में दिस इज नथिंग, दिस इज नेग्लिजिबल। तो अगर ये नेग्लिजिबल है तो ये डोमिनेट करेगा, आंसर ऐसे जीरो आ जाएगा। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का होगा कि अगर हम बोले कि x इन्फिनिट को जा रहा है, ठीक है, और न्यूमरेटर में मान लिया ऐसे लिखा है 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 9 रेज टू पावर एक्स प्लस x रेज टू पावर 100 होल डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 2x प्लस 4 रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 50। तो देखो अगर x इन्फिनिट को गया तो ये भी इन्फिनिट को जाएगा, ये भी 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 जाएगा, 6 के 6 टर्म जो लिखे सब इन्फिनिट को जाएंगे। बट न्यूमरेटर में क्या है, ये पॉलिनोमियल टर्म है, तो 2 रेज टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो 2 रेज टू पावर एक्स के कंपैरिजन में ये x रेज टू पावर 100 नेग्लिजिबल है, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, केवल 2 रेज टू पावर एक्स बचा, ठीक है। अब 2 रेज टू पावर एक्स एंड 9 रेज टू पावर एक्स में दोनों इन्फिनिट को जा रहा है, बट इसमें क्या है 9 का बेस बड़ा है, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो ज्यादा तेजी से इन्फिनिटी को जाएगा, तो इन दोनों में ये निग्लिजिबल हो गया, तो अब इसमें 9 रेज टू पावर एक्स डोमिनेट करेगा न्यूमरेटर में, तो हम बाकी को निगलेक्ट करके केवल 9 रेज टू पावर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल, तो पहले तो पॉलिनोमियल निगलेक्ट, इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब जो दो एक्सपोनेंशियल टर्म बचे हैं 3 रेज टू पावर 2x एंड 4 रेज टू पावर x, दिखने में तो 4 का बेस बड़ा लग रहा है बट ऐसा है नहीं। 3 रेज टू पावर 2x में बेसिकली ये 9 रेज टू पावर x लिखा है, 3 रेज टू पावर 2 को हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, तो ये तो 9 रेज टू पावर x एंड 4 रेज टू पावर x हो गया, तो कौन डोमिनेट करेगा कि 9 रेज टू पावर x, तो आंसर हमारा अल्टीमेटली कितना आ गया 1, ठीक है। इसी को नोट कर लिया।
ठीक है, तो हमने अभी क्या बात की कि नोट, अगर x इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन में पॉलिनोमियल निग्लिजिबल है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट के लिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर हम बोलें x और ln x, इन दोनों को देखें, इन दोनों के बीच में वही रिश्ता है जो e⁻x और x के बीच में, सेम रिलेशन इनके बीच में जो इनके बीच में। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, x के लिए ये एक्सपोनेंशियल है, e की पावर में x लिखा है, तो इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं, इस x को लिख लिया हमने e⁻ln x। अगर x इनफाइनाइट को गया तो ln x इनफाइनाइट को जाएगा, पक्की बात है। अब इस ln x के लिए ये एक्सपोनेंशियल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि e की पावर में ln x लिखा हुआ है, तो ये एक्सपोनेंशियल की तरह काम कर रहा है। तो x और ln x, अगर x इनफाइनाइट को गया तो दोनों ही इनफाइनाइट को जाएगा, बट डोमिनेट कौन करेगा? x। एग्जैक्टली इसी लॉजिक से x के लिए ये उसका एक्सपोनेंशियल हो गया, ln x के लिए x उसका एक्सपोनेंशियल हो गया। तो अगर इनफाइनाइट को जा रहा है तो ln x निग्लिजिबल होगा x के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर x इनफाइनाइट को जा रहा है तो एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन में पॉलिनोमियल निग्लिजिबल है, पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में लॉगरिथमिक निग्लिजिबल है, जबकि जा तीनों इनफाइनाइट को रहे। इसमें से भी थोड़ा सा और हम क्या और ऐड कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल में भी जिसका बेस बड़ा है वो इनफाइनाइट को जाएगा, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा तेजी से इन्फिनिटी को जाएगा। ऐसी पॉलिनोमियल में जिसकी पावर बड़ी है वो ज़्यादा इन्फिनिटी को जाएगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 3x विल बी मच मच बिगर देन e⁻x। ये है तो दोनों एक्सपोनेंशियल, दोनों ही 1 से बड़ा है, दोनों ही इनफाइनाइट को जाएगा, बट इसका बेस बड़ा है, ये 3 है, ये e है, एंड e विल बी मच मच ग्रेटर देन से x⁻100। ये पॉलिनोमियल है, मैं 100 तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये कोई रिजल्ट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 100 लिख लो, 1000 लिख लो, 50 लाख लिख लो, तो भी उसके कंपैरिजन में e⁻x ही डोमिनेटिंग होगा। अब x⁻100 विल बी मच मच ग्रेटर देन कुछ भी x⁻20। अगर पॉलिनोमियल में हमने पावर कम कर दी तो x⁻100 के कंपैरिजन में ये निगलेक्ट हो जाएगा। अब ये पॉलिनोमियल विल बी मच मच ग्रेटर देन ln x, ठीक है। ln x में बेस चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं बोलूँ कि ln x है और एक log x टू द बेस 2 है, एक तो हो गया माने ln x और दूसरा हमने क्या बोला log x टू द बेस 2। कौन डोमिनेट करेगा? कोई डोमिनेट नहीं करेगा, दोनों बराबर डिग्री की इन्फिनिटी है। क्योंकि अगर हमने लिखा log x टू द बेस 2 तो उसमें तो हम बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के उसको 1/ln2 करके लिख सकते हैं। तो ln2 तो एक कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट टाइम्स ही तो फर्क पड़ा। तो log में ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ बेस e लिख लिया फिर हम बोलेंगे इट इज मच मच ग्रेटर देन और बेस कुछ 2 लिख लिया, वो नहीं होगा, ठीक है। बट इट विल बी मच मच ग्रेटर देन, अगर मैं लिख दूँ ½ x, तो ये तो खैर कोई बोलने वाली बात नहीं है। अगर एक्सपोनेंशियल का बेस 1 से छोटा हो जाए तो ये खुद ही 0 को चल देगा। अब ये इन्फाइनाइट को जा रहा है, भले ही इनके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, बट ln x जा तो इन्फाइनाइट को ही रहा है। तो अगर ln x इन्फाइनाइट को जा रहा है और ये 0 को जा रहा है, तो ऑफकोर्स इन्फिनिटी के कंपैरिजन में 0 तो निग्लिजिबल है ही, तो 0 तो निगलेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, एक ये रिजल्ट हो गया। अब इसमें इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि मान लिया अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, 2⁻ln x, ठीक है, प्लस अगर हम बोले x³ + 7x² अपॉन
मान लिया आ जाए ln 7 रेज टू पावर x प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, इसको लिख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब हम देखो ऐसे अगर बोलना चालू कर दें कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, अगर मैं बोलूं कि यार ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये पॉलिनोमियल टर्म है, ये पॉलिनोमियल टर्म है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी 3 है, ये ज़्यादा बड़ा है, और इसके कंपैरिजन में ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये बात गलत है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, ये तो 2 रेज टू पावर, ऐसे थोड़ी ऊपर कुछ भी लिख दें एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। 2 और ln एक्सपोनेंशियल एंड लॉग तो एक दूसरे के एंटी हैं काइंड ऑफ। तो इसको तो तुम ऐसे देख सकते हो कि एक फॉर्मूला होता है लॉग में कि a रेज टू पावर लॉग bc, इसमें हम a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है लॉग में। तो उसके हिसाब से हम इन दोनों को पलट सकते हैं, तो यही टर्म हो जाएगा x रेज टू पावर ln 2 प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब के कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेम कहानी फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, हम बोले कि लॉग के कंपैरिजन, सॉरी इस पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में ये लॉग तो कुछ भी नहीं है, निगलेक्ट हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं निगलेक्ट होगा, क्योंकि ln x के अंदर x थोड़ा लिखा है, ये तो ln x के अंदर पॉलिनोमियल आ गया, सॉरी ln x के अंदर एक्सपोनेंशियल आ गया। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए ln 7 रेज टू पावर एक्स क्यूब 1 प्लस 2 अपॉन 7 रेज टू पावर एक्स क्यूब ऐसे लिखा। फिर हमने क्या लिखा, ln ab विल बी ln 7 रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस ln 1 प्लस 2 अपॉन 7 रेज टू पावर एक्स क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस वाले टर्म को पावर आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब ln 7 प्लस ln 1 प्लस 2 अपॉन 7 रेज पर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। 9 को तो निगलेक्ट कर सकते हैं इसी के कंपैरिजन में, ये आया। अब देखो ln 2 इज बेसिकली अ कांस्टेंट नंबर, और ln 2 का मतलब क्या है, ये 1 से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि log 2 टू द बेस e लिखा है, e तो 2.7 समथिंग होता है, तो ये 1 से छोटा है। तो इन दोनों में ये डोमिनेट करेगा एक्स क्यूब, क्योंकि इसकी पावर 3 है और इसकी 1 से भी छोटी है। सो दिस इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में क्या आ गया, एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई। अब हमने देखा डिनोमिनेटर के क्या हाल चाल हैं। अगर एक्स इन्फाइनाइट को गया तो ये इन्फाइनाइट को जाएगा, ये पूरा 0 को जाएगा, ये पूरा 1 को जाएगा, ln 1 0 को जाएगा। अब जो ln 1 0 को जाएगा वो बेचारा क्या डोमिनेट करेगा, ये तो खुद ही 0 को चला गया, खत्म। ये 3x स्क्वायर पॉलिनोमियल टर्म है, ये भी पॉलिनोमियल टर्म है, क्योंकि ln 7 तो एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, तो नंबर टाइम्स एक्स क्यूब, इसकी डिग्री 3 है, इसका स्क्वायर है, तो इन दोनों में ये डोमिनेट करेगा। तो कितना हो गया, एक्स क्यूब इंटू ln 7। अब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल, आंसर आ गया 1 अपॉन ln 7। और बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इस पे बेस ई है, इन दोनों को पलट दें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर आके ये आंसर हो गया। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये इसको डोमिनेट कर रहा है, ये इसको डोमिनेट कर रहा है, तो उसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि 2 की पावर में कुछ भी लिख दें और उसको एक्सपोनेंशियल मानने लग जाएं, ऐसा नहीं। ये इसी चीज का इलस्ट्रेशन है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
हेलो बच्चों, एलएच रूल के एक एप्लीकेशन में हम इस तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें 0⁻0 और ∞⁻0 वाला फॉर्म आ जाए। ठीक है, मान लिया कुछ ऐसे लिखा है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड चलो यही क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर एक्स। तो अगर x 0 को जा रहा है तो ये 0⁻0 का फॉर्म हो गया। अच्छा, fx रेज़्ड टू पावर gx को डिफाइन होने के लिए जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए ये जो बेस वाला x है ये पॉजिटिव ही हो सकता है, तो ये 0 प्लस की तरफ ही जाना चाहिए। अब अगर x 0 को जा रहा है तो वेरिएबल रेज़्ड टू पावर वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के लिए हमने पहले बोला था कि अगर कहीं पे भी वेरिएबल रेज़्ड टू पावर वेरिएबल है तो हम उसके आगे ई रेज़्ड टू पावर ln लगा सकते हैं, वेरिएबल रेज़्ड टू पावर वेरिएबल ऐसे कर सकते हैं। अब इस वाले वेरिएबल को आगे ले आए तो इसके मैनिपुलेशन के लिए भी इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, ई रेज़्ड टू पावर ln x रेज़्ड टू पावर x, विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस ये x आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो इट विल बी ई रेज़्ड टू पावर x इंटू ln x। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट कर दिया। अगर x 0 को जाएगा तो ये 0 को जाएगा और ln का जो वैल्यू है वो -∞ को जाएगा, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। तो इसको आई कैन राइट डाउन ई रेज़्ड टू पावर ln x अपॉन 1/x। ठीक है, तो ऐसा करने से ∞/∞ का फॉर्म हो गया। अगर ∞/∞ का फॉर्म हो गया तो इसमें वी कैन अप्लाई LH रूल, सो दिस विल बी लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस ई रेज़्ड टू पावर ln x को डिफरेंशिएट किया 1/x, इसको डिफरेंशिएट किया -1/x²। यहाँ से यहाँ तक LH रूल हो गया। दिस इज इक्वल्स टू x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस ई रेज़्ड टू पावर -x। अब अगर x 0 को जा रहा है तो ये ई रेज़्ड टू पावर 0 कितना हो गया 1, तो x रेज़्ड टू पावर x का लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम एज ए रिजल्ट भी याद रखेंगे। रिजल्ट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर x कितना आएगा 1। अब x तो बेसिकली वेरिएबल का नाम है, x की जगह कुछ भी आ जाए, तो अगर समथिंग रेज़्ड टू पावर समथिंग लिखा है एंड अगर वो 0 को जाए, ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइड से, अदरवाइज दूसरी साइड से तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगा। बट शर्त क्या है, दोनों जगह सेम चीज़ लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसी से ऐसे लिख सकते हैं। मान लिया क्वेश्चन ये है x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस 1/x रेज़्ड टू पावर x। तो इस वाले केस में क्या है कि अगर x 0 को जाएगा तो ये इन्फिनिट को जाएगा और ये 0 को जा रहा है, तो इन्फिनिटी रेज़्ड टू पावर 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो पूरा अगर हम प्रोसीजर से सॉल्व करना चाहें तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। पहले हमने इसको लिख दिया ई रेज़्ड टू पावर ln करके लिख लिया, फिर पावर आगे आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, अगर हम ये रिजल्ट यूज़ करना चाहें तो इस x को हम ब्रेक कर सकते हैं, x रेज़्ड टू पावर x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में हम 1 रेज़्ड टू पावर x को ऐसे बोल सकते हैं, 1 रेज़्ड टू पावर x में 1 तो एग्जैक्ट 1 है और रेज़्ड टू पावर x 0 है, तो 1 रेज़्ड टू पावर 0 1 हो गया, तो उसको तो ऐसे ही 1 लिख दिया। ठीक है, मतलब कहने का लगा अगर a/b रेज़्ड टू पावर x लिखा है तो वैसे तो हम ऐसे लिखेंगे ना a रेज़्ड टू पावर x अपॉन b रेज़्ड टू पावर x, तो उसकी वजह से ही आ गया। अब अगर x 0 प्लस को जा रहा है तो x रेज़्ड टू पावर x का लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा 1, तो ये फॉर्मूला यूज करके सिंपली हम लिख सकते हैं 1/1, हैंस आंसर विल बी 1। क्वेश्चन 3, अगर मान लिया हमसे बोला जाए कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस
2 प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स, माने ये क्वेश्चन। तो हमने फॉर्म देखा कि कौन कहाँ जा रहा है। अगर x 0 प्लस को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, 0 रेज टू पावर 0, ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में से 1 की तरफ जाएगा। 2 प्लस 1 ये 3 की तरफ जाएगा, तो 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0 तो कितना होगा 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं, तो सीधा सीधा 1 लिख दिया हमने। ठीक है, और देख लेते हैं। लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस साइन एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स। तो देखो इसमें अगर x 0 प्लस को जाएगा, 0 प्लस का मतलब क्या है कि 0 की तरफ, बट 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए y बोल दूं, तो अगर x 0 प्लस को जाएगा तो साइन x भी 0 की तरफ जाएगा एंड पॉजिटिव साइड से जाएगा। तो इसको अगर मैंने y बोल दिया तो ये y रेज टू पावर y हो गया, दोनों जगह सेम चीज़ लिखा है एंड वो 0 को भी जा रहा है, तो यही रिजल्ट लग जाएगा। x की बजाय अगर मैं y लिख लूँ तो भी यही आ जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल 4 आंसर कितना आ जाएगा, उसी स्टैंडर्ड रिजल्ट से 1। एग्जाम्पल 5, अगर ऐसे लिखा है लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस और साइन एक्स रेज टू पावर 10x। ठीक है, अब साइन एक्स रेज टू पावर 10x में क्या है कि अगर x 0 को जा रहा है तो ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, तो 0 रेज टू पावर 0 का फॉर्म है ये। ठीक है, बट इसको डायरेक्टली 1 नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए जो बेस में लिखा हुआ है वही पावर में होना चाहिए, तभी उसको वी कैन कॉल 1। तो यहाँ पे तो ये साइन एक्स अलग है और ये 10x अलग है, तो कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख लिया हमने साइन एक्स होल रेज टू पावर 10x को लिख लिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स को ऐसे लिख लिया। ठीक है, कुछ भी नहीं, हम एक इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा है। अब हमने फिर देखा कि कौन कहाँ जा रहा है। अगर x 0 को जा रहा है तो ये साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स ये पूरा 1 को जाएगा, इस पे तो यही वाली चीज़ लग जाएगी कि साइन एक्स भी 0 को जा रहा है, तो ये 0 रेज टू पावर 0 का फॉर्म हो गया, दोनों सेम चीज़ है। तो ये जो बेस है ये 1 को जा रहा है, और अगर x 0 को जा रहा है तो cos x भी कहाँ जाएगा 1 को, तो 1 रेज टू पावर 1, तो कोई डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। इसका आंसर तो सिंपली कितना आ जाएगा 1। तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो नोट इट डाउन। और एक लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स। तो इसमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेरे को ये पता होना चाहिए कौन किसके साथ क्लब कर रखा है। दिस इज नथिंग बट लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0। इसमें ये दोनों x एक साथ हैं, उसका मतलब क्या है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऑफ कोर्स ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि हम इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं और यहाँ x लिख रहे हैं। उससे क्या होगा
कि ये पावर है और ये इस होल का पावर है, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज बेसिकली लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर. तो ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग क्वेश्चन हो गया. यहाँ x इंटू एक्स लिखा है पावर में, यहाँ x की पावर x लिखा है, दोनों अलग अलग बातें हैं. ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली बात तो समझना कि किस किस को क्लब करना है. तो ऊपर वाले 2x को क्लब कर सकते हैं. तो अब किस फॉर्मेट में हो गया, ये x रेज टू पावर x कहाँ जाएगा 1 को, और ये बेस 0 को जा रहा है. तो आंसर कितना हो जाएगा 0 रेज टू पावर 1 बराबर 0. ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, अगर x 0 को जा रहा है तो ये पूरा 1 को जा रहा है, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूले से जो हमने रिजल्ट याद रखने के लिए बोला था. और 1 रेज टू पावर 0, अगर क्वेश्चन ये होता तो 1 रेज टू पावर 0 का आंसर कितना होता 1. तो इसका आंसर 1 होता. ठीक है, चलो और क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन 7, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x रेज टू पावर x माइनस अपॉन ln x माइनस x प्लस 1. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. तो फिर हमने देखा कि कौन कहाँ जा रहा है. अगर x देखो 1 को जा रहा है तो ये 1 रेज टू पावर 1 कहाँ जाएगा 1 को. ये वो वाला लिमिट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ तो x 0 को जा रहा था, ये अलग चीज़ हो गया. अगर x 1 को जाएगा तो ये 1 रेज टू पावर 1 कहाँ जाएगा 1 को, ये भी 1 को. तो न्यूमरेटर 0 को जा रहा है. अगर x 1 को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ln 1 0 को जाएगा, ये 1 को जाएगा. तो 0 1 1, फिर ये 0 को जाएगा, तो ये 0/0 का फॉर्म. अब अगर ये 0/0 का फॉर्म है तो इसमें हम LH रूल लगा सकते हैं, विच विल गिव यू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव अगर नहीं आता है तो याद कर सकते हो 1 प्लस ln x ये होता है x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस ln x. तो न्यूमरेटर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके डिफरेंशिएशन से आ जाएगा x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस ln x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 1. ये क्वेश्चन आया. ठीक है, फिर चेक किया हमने कौन कहाँ गया. अगर x 1 को गया तो ये ln 1 0 को गया, तो ये ब्रैकेट जो है फिर 1 को गया, 1 रेज टू पावर 1 फिर वही 1, तो ये पूरा 1 माइनस 1 0 को जा रहा है. अपॉन में अगर x 1 को गया तो फिर ये 1 को गया, 1 माइनस 1 0 को जा रहा है, तो फिर 0/0 का फॉर्म हो गया. तो इस पे हमने एक बार और LH रूल लगा दिया क्योंकि 0/0 का फॉर्म है, इसलिए अब लगाया तो ऊपर डिफरेंशिएट किया, x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव x रेज टू पावर x 1 प्लस ln x. ये तो इसके डिफरेंशिएशन से आया. इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये 1 प्लस ln x फिर आएगा, तो इसका होल स्क्वायर प्लस अब ये x रेज टू पावर x एज इट इज और 1 प्लस ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होल डिवाइडेड बाई, ये तो 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव विल बी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब फिर हमने देखा कि कौन कहाँ जा रहा है. अगर x 1 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, ये पूरा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. ठीक है, और ये भी 1 हो गया. तो अब कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, 1 प्लस 1 2 हो गया अपॉन माइनस 1. तो आंसर कितना हो गया -2.